और मुझे अच्छा लगेगा कि दुनिया कहे मेरी सुधा जिस पर मुझे नाज था वह कायर है। बोलो, तुम कायर कहलाना पसंद करोगी? हाँ, सुधा ने फिर चंदर के घुटनों में मुंह छुपा लिया। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका द ओल्ड स्ट्रीट में। आप सुन रहे हैं धर्मवीर भारती जी का प्रसिद्ध उपन्यास गुनाहों का देवता। इसके कुछ पार्ट मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, जो कि आपको आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं इसका अगला पार्ट। क्या यह मैं सुधा के मुंह से सुन रहा हूँ? छी पगली, अभी तक तेरी निगाहों ने मेरे प्राण में अमृत भरा है और मेरी सांसों ने तेरे पंखों में तूफान की तेज़ी। और तुम्हें तो आज खुश होना चाहिए कि अब सामने जो रास्ता है उसमें हम लोगों को यह सिद्ध करने का अवसर मिलेगा कि सचमुच हम लोगों ने एक दूसरे को ऊंचाई और पवित्रता दी है। मैंने आज तक तुम्हारी सहायता पर विश्वास किया था, आज क्या तुम मेरा विश्वास तोड़ दोगी? सुधा, इतनी क्रूर क्यों हो रही हो आज तुम साधारण लड़की नहीं हो, तुम ध्रुव तारा से ज़्यादा प्रकाशमान हो। तुम यह क्यों चाहती हो कि दुनिया कहे सुधा भी एक साधारण सी भावुक सी लड़की थी, और आज मैं अपने कान से सुनूं? बोलो सुधी। चंदन ने सुधा के सिर पर हाथ रखकर कहा। सुधा ने आंखें उठाई, बड़ी कतार निगाहों से चंदर की ओर देखा और सर झुका लिया। सुधा के सिर पर हाथ फेरते हुए चंदर बोला, सुधा, मैं जानता हूँ मैं तुम पर शायद बहुत सख्ती कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे सिवा और कौन है मेरा? बताओ, तुम्हीं पर मैं अपना अधिकार जमा सकता हूँ। विश्वास करो मुझ पर सुधा। जीवन में अलगाव, दूरी, दुख और पीड़ा आदमी को महान बना सकती है। भावुकता और सुख हमें ऊंचे नहीं उठाते। बताओ सुधा, तुम्हें क्या पसंद है? मैं ऊंचा उठूं तुम्हारे विश्वास के सहारे, तुम ऊंची उठो मेरे विश्वास के सहारे। इससे अच्छा और क्या है सुधा? चाहो तो मेरे जीवन को एक पवित्र साधन बना दो, चाहो तो एक छिछली अनुभूति। सुधा ने एक गहरी सांस ली, क्षण भर घड़ी की ओर देखी और बोली, इतनी जल्दी क्या है अभी चंदर? तुम जो कहोगे मैं कर लूँगी। और फिर वह सिसकने लगी, लेकिन इतनी जल्दी क्या है, अभी मुझे पढ़ लेने दो। नहीं, इतना अच्छा लड़का फिर मिलेगा नहीं, और इस लड़की के साथ तुम वहाँ पढ़ सकती हो। मैं जानता हूँ उसे, वह देवताओं सा निश्चल है। बोलो, मैं पापा से कह दूँ तुम्हें पसंद है? सुधा कुछ बोली नहीं। मौन का मतलब है ना? चंदर ने पूछा। सुधा ने कुछ नहीं कहा। झुककर चंदर के पैरों को अपने होठों से छू लिया और पलकों से 2 आंसू चू पड़े। चंदर ने सुधा को उठा लिया और उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, ईश्वर तुम्हारी आत्मा को सदा ऊंचा बनाएगा सुधा। उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, मुझे तुम पर गर्व है, और फोटो उठाकर बाहर चलने लगा। कहाँ जा रहे हो? जाओ मत। सुधा ने उसका कुर्ता पकड़कर बड़ी अजीज़ी से कहा, मेरे पास रहो, तबीयत घबराती है। चंदर पलंग पर बैठ गया। सुधा तकिए पर सर रखकर लेट गई और फटी फटी पथराई आंखों से जाने क्या देखने लगी। चंदर भी चुप था, बिल्कुल खामोश। कमरे में सिर्फ घड़ी चल रही थी, टिक टिक। थोड़ी देर बाद सुधा ने चंदर के पैरों को अपने तकिए के पास खींच लिया और उसके तलवों पर होंठ रखकर उसमें मुंह छुपाकर लेटी रही। बिनती आई, सुधा हिली भी नहीं। चंदर ने देखा वह सो गई थी। बिनती ने फ़ोटो उठाकर इशारे से पूछा, मंजूर? हाँ। बिनती ने बजाय खुश होने के चंदर की ओर देखकर सिर झुका लिया और चली गई। सुधा सो रही थी और चंदर के तलवों में उसकी नरम कुंवारी सांसें गूंज रही थी। चंदर बैठा रहा चुपचाप। उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वह हिले और सुधा की नींद तोड़ दे। थोड़ी देर बाद सुधा ने करवट बदली तो वह उठकर आंगन के सोफे पर जाकर लेट रहा और जाने क्या सोचता रहा। जब उठा तो देखा धूप डल गई है और सुधा उसके सिरहाने बैठे उसे पंखा झेल रही है। उसने सुधा की ओर एक अपराधी जैसे कतार निगाहों से देखा और सुधा ने बहुत दर्द से आंखें फेर ली और ऊंचाइयों पर गहरी सांस लेते हुए मरणासन धूप की ओर देखने लगी। चंदर उठा और सोचने लगा। तो सुधा बोली, कल आओगे कि नहीं? क्यों नहीं आऊँगा? चंदर बोला, मैंने सोचा अभी से दूर होना चाहते हो। एक गहरी सांस लेकर सुधा बोली और पंखे की ओट में आंसू पोंछ लिए। चंदर दूसरे दिन सुबह नहीं गया। उसकी थीसिस का बहुत सारा भाग टाइप होकर आ गया था और उसे बैठकर वह सुधार रहा था, लेकिन साथ ही पता नहीं क्यों उसका साहस नहीं हो रहा था वहाँ जाने का। लेकिन मन में एक चिंता थी, सुधा की। वह कल से बिल्कुल मुरझा गई थी। चंदर को अपने ऊपर कभी कभी बहुत क्रोध आता था,
लेकिन वह जानता था कि यह तकलीफ़ का ही रास्ता ठीक रास्ता है। वह अपनी ज़िंदगी में सस्तेपन के खिलाफ था, लेकिन उसके लिए सुधा की पलकों का एक आंसू भी देवता की तरह था, और सुधा के फूलों जैसे चेहरे पर उदासी की एक रेखा भी उसे पागल बना देती थी। सुबह पहले तो वह गया नहीं, बाद में स्वयं उसे पछतावा होने लगा और वह अधीरता से 5 बजने का इंतज़ार करने लगा। 5 बजे और वह साइकिल लेकर पहुंचा। देखा सुधा और बिनती दोनों नहीं हैं। अकेले डॉक्टर शुक्ला अपने कमरे में बैठे हैं। चंदर गया। आओ, सुधा ने तुमसे कह दिया उसे पसंद है? डॉक्टर शुक्ला ने पूछा। हाँ, उसे कोई एतराज़ नहीं, चंदर ने कहा। मैं पहले से जानता था, सुधा मेरी इतनी अच्छी है, इतनी सुशील है कि मेरी इच्छा का उल्लंघन तो कर ही नहीं सकती। लेकिन चंदर, कल से उसने खाना पीना छोड़ दिया है। बताओ इससे क्या फ़ायदा? मेरे बस में क्या है? मैं उसे हमेशा तो अपने पास नहीं रख सकता ना। लेकिन आज सुबह खाते वक्त वह बैठी ही नहीं मेरे पास। बताओ, उनका गला भर रहा आया। बताओ मेरा क्या कसूर है? चंदर चुप था। कहाँ है सुधा? चंदर ने पूछा। गैरेज में मोटर ठीक कर रही है। मैं इतना मना किया कि धूप में तप जाओगी, लू लग जाएगी, लेकिन मानी ही नहीं। बताओ इस झल्लाहट से मुझे कैसा लगता है? वृद्ध पिता के कतार स्वर में डॉक्टर शुक्ला ने कहा। जाओ चंदर, तुम ही समझाओ मैं क्या कहूँ। चंदर उठ गया। मोटर गैराज में काफ़ी गर्मी थी, लेकिन बिनती वहीं एक चटाई बिछाए सो रही थी और सुधा इंजन का कवर उठाए मोटर साफ करने में लगी हुई थी। बिनती बेहोश सो रही थी। तकिया चटाई से हटाकर ज़मीन पर चला गया था और छोटी फर्श पर सोई हुई नागिन की तरह पड़ी थी। बिनती का एक हाथ छाती पर था और एक हाथ ज़मीन पर। आंचल ना रहकर चादर बन गया था। चंदर के आते ही सुधा ने मुंह फेर कर देखा। चंदर, आओ। क्षीण मुस्कुराहट उसके होठों पर दौड़ गई, लेकिन इस मुस्कुराहट में उल्लास लुट चुका था। रेखाएं बाकी थी। सहसा उसने मुड़कर देखा। बिनती, अरे कैसा घोड़ा बेचकर सो रही है? उठ, चंदर आए हैं। बिनती ने आंखें खोली, चंदर की ओर देखा, लेटे ही लेटे नमस्ते किया और आंचल संभाल कर फिर करवट बदल कर सो गई। बहुत सोती है कमबख्त, सुधा बोली। इतना कहा, इससे कमरे में जाकर पंखे में सो। लेकिन नहीं, जहाँ दीदी रहेंगी वहाँ ये भी रहेंगी। मैं गैरेज में हूँ तो यह कमरे में रहेंगी कैसे? वहाँ वहीं मरेंगी जहाँ मैं मरूंगी। तो तुम ही क्यों गैरेज में थी? ऐसी क्या ज़रूरत थी इसे अभी ठीक करने की? चंदर ने कहा, लेकिन कोशिश करने पर भी सुधा को आज डांट नहीं पा रहा था। पता नहीं कहाँ क्या टूट गया था। लेकिन चंदर, तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। क्या करती? क्रोशिया उठाई, वह भी रख दिया। कविता उठाई, वह भी रख दी। कविता वगैरह में अब तबीयत लगती नहीं। मन में आया कोई कठोर काम हो, कोई निरस काम हो, लोहा, लक्कड़, पीतल, फौलाद का, तो मन लग जाए। तो चली आई मोटर ठीक करने। क्यों, कविता में भी तबीयत नहीं लगती? ताजुब है। गेसू के साथ बैठकर तुम तो कविताओं में घंटे गुजार दिया करती थी। चंदर बोला। उन दिनों शायद किसी को प्यार करती होंगी, तभी कविता में मन लगता था। सुधा उस दिन की पुरानी बात याद करके बहुत उदास हंसी। अब प्यार नहीं करती होंगी, अब तबीयत नहीं लगती। बड़ी फीकी, बड़ी बेजार, बड़ी बनावटी लगती हैं ये कविताएं। मन के दर्द के आगे सभी फीकी हैं। और फिर उन्हीं पुर्जों में डूब गई। चंदर भी चुपचाप मोटर की खिड़की से टिककर खड़ा हो गया और चुपचाप कुछ सोचने लगा। सुधा ने बिन सिर उठाए झुके ही झुके एक हाथ से एक तार लपेटते हुए कहा, चंदर, तुम्हारे मित्र का परिवार आ रहा है इसी मंगल को। तैयारी करो जल्दी। कौन परिवार सुधा? हमारे जेठ और सास आ रही हैं इसी बैसाखी को हमें देखने। उन्होंने तिथि बदल दी है, तो अब 6 ही दिन रह गए हैं। चंदर कुछ बोला नहीं। थोड़ी देर बाद सुधा फिर बोली, अगर उचित समझो तो कुछ पाउडर क्रीम ले आना, लगाकर ज़रा गोरे हो जाएं तो शायद उन्हें पसंद आ जाएं। क्यों, ठीक है ना? सुधा ने बड़ी विचित्र सी हंसी हंस दी और सर उठाकर चंदर की ओर देखा। चंदर चुप था। उसकी आंखों में अजीब सी पीड़ा थी और उसके माथे पर बहुत ही करुण छा। सुधा ने कवर गिरा दिया और चंदर के पास जाकर बोली, क्यों चंदर, बुरा मान गए हमारी बात का? क्या करें चंदर, कल से हमें मजाक करना भी भूल गए। मजाक करते हैं तो व्यंग बन जाता है। लेकिन हम तुमको कुछ कह नहीं रहे थे चंदर, उदास मत हो। बड़े ही दुलार से सुधा बोली। अच्छा, हम कुछ नहीं कहेंगे। और उसने अपना आंचल संभालने के लिए हाथ उठाया। हाथ में कलौंच लग गई थी। चंदर समझा मेरे कंधे पर रख रही है सुधा।
वह अलग हटा तो सुधा अपने हाथ देखकर बोली, घबराओ नहीं देवता, तुम्हारी उज्जवल साधना में कालिख नहीं लगाऊंगी, अपने आंचल में पोंछ लूँगी। और सचमुच आंचल में हाथ पोंछकर बोली, चलो अंदर चलें, उड़ बिनती बिलैया कहीं की। चंदर को सोफे पर बिठाकर उसी के बगल में बैठ गई सुधा और उंगलियां तोड़ते हुए कहा, चंदर सिर में बहुत दर्द हो रहा है मेरे। सिर में दर्द नहीं होगा तो क्या, इतनी तपिश में मोटर बना रही थी। पापा कितने दुखी हो रहे थे आज। तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए। फिर फ़ायदा क्या हुआ, न ऐसे दुखी किया वैसे दुखी कर दिया, बात तो वही रही ना। तारीफ़ तो तब थी जब तुम अपनी दुनिया में अपने हाथ से आग लगा देती और चेहरे पर शिकन ना आती। अभी तक दुनिया की सभी ऊंचाइयां समेटकर भी बाहर से वही बचपना कायम रखा है तुमने। अब दुनिया का सारा सुख अपने हाथ से लुटाने पर भी वही बचपन, वही उल्लास क्यों नहीं कायम रखती। बचपन सुधा हंसी। बचपन अब ख़त्म हो गया चंदर, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। इसी के साथ मैं ये पार्ट यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। सुनाऊंगी अगला पार्ट बहुत ही जल्द। जुड़े रहिए द ओल्ड स्ट्रीट से। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।